हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो जैसे हमेशा हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो आज की वीडियो में हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। अभी आपको क्या करना है, एक बार शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मैं ये सोच करके इन क्वेश्चंस को लेकर के आती हूँ ताकि आप लोगों के लिए यूटिलाइजेबल हो सके। अब आपको इनको पढ़ना है, आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दूसरी बात, हम जल्द ही लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 18-17 से लाइव होगा इसी चैनल पर। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो प्रीमियर चल रहे थे ये आपके लिए यूटिलाइजेबल है, तो आप लाइव में जरूर आएंगे, लाइव में अपने डाउट्स मुझे बताएंगे और हम लोग साथ में मिलकर सीटेट 2021 का प्रेपरेशन करेंगे और क्रैक भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना। एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस। देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एनसीएफ का क्वेश्चन आता है सीटेट में। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में क्या पोजीशन है? तो गाइस इसको माना जाता है सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, इंडिया में इसको क्या माना जाता है? सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करेगा, एक चीज और, अगर इंडिया की बात करेगा तो ये सेकेंड लैंग्वेज है। लेकिन अगर ये बात करेगा एनसीएफ, देखो यहाँ पर अभी आपका सेकेंड होने वाला है, सॉरी ये आपका ग्लोबल होने वाला है। यहाँ पर इसको ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं इंग्लिश को, क्योंकि ग्लोबली मतलब लोग इंग्लिश में ही ज्यादातर बात करते हैं, इसलिए इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन इंडिया में इसको क्या मानेंगे? सेकंड लैंग्वेज मानेंगे। तो मुझे लगा यहाँ इंडिया, इसलिए मैंने सेकंड लैंग्वेज बोला, बट फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। अगर कोई टीचर नॉन मदर टंग है, यानी कि कोई ऐसी टीचर है जो क्लास में जाती है, क्लास में उनको वो मदर टंग नहीं आता है जो बच्चों को आता है, तो उनको हम नॉन मदर टंग बोलेंगे। अब ऐसी टीचर क्लास में क्या प्रॉब्लम फेस करती है और बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है रिलेक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, रिलेक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर्स, स्टूडियस एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, स्टूडियस एंड मोटिवेटेड लर्नर्स। क्या होगा इसका आंसर? मान लिया कोई टीचर नॉन मदर टंग की है और वो क्लास में जाती है, यानी कि उनको वो भाषा नहीं आती है, वो मदर टंग नहीं आती है जो बच्चों को आती है, तो इसमें इस तरीके से वो अपने विचारों को कन्वे नहीं कर पाएंगी जो उनको समझाना है अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को मदर टंग जो आती है उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है और टीचर को मदर टंग नहीं आती है, तो प्रॉब्लम वहां पर होनी पॉसिबल है। ऐसे में जो लर्नर है वो नहीं सीख पाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, यानी अनमोटिवेटेड फील करेगा और अनिच्छुक हो जाएगा, यानी उसकी इच्छा वहां पर मर जाएगी, क्योंकि वो उसकी भाषा जो वो उसको आती है उस भाषा में उसको टीचर वो बता नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका जो आंसर बनता है वो क्या बन जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ही इस सिचुएशन को अपने पे मान लीजिए एक बार कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर आती हैं, आपको कुछ बता करके जाती हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है और टीचर ने टोटल इंग्लिश में सब कुछ बता डाला, तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी। अगर आपको वही टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा के जाती हैं, तो आप उसको बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो ऐसे में अगर इंग्लिश में केवल इंग्लिश में ही सीख रहे हैं, तो आप रिलेक्टेंट हो जाएंगे, अनिच्छुक हो जाएंगे, आप उसको नहीं सीखना चाहेंगे और अनमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ए होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस। अगर कोई भाषा हम सीख रहे हैं तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? भाषा को सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर आपका है पहला ऑप्शन है एक्सक्लूसिव, सेकंड है इंक्लूसिव, थर्ड है इंटेंसिव और फोर्थ है आपका इमीडिएट। क्या होगा इसका आंसर? तो भाषा सीखना एक समावेशी यानी कि इंक्लूसिव प्रोसेस है, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाता है। इसको हम समावेशी प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव
प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक तरीका जो है एक लैंग्वेज सीखने का, कोई भाषा सीखने का, किस बात पर फोकस करता है? रचनात्मक तरीका किसी भाषा को सीखने का किस बात पर फोकस करता है, किस बात पर जोर डालता है? पहला ऑप्शन कहता है अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड क्लासरूम नॉइज, थर्ड है अ टीचर सेंटर्ड, और आपका फोर्थ है कल्चर्ड ऑफ साइलेंस। चूंकि हम लैंग्वेज यानी कि भाषा सीखने पर अपना जोर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा। हम बच्चे पर फोकस करेंगे कि उसको वो भाषा हम कैसे रचनात्मक तरीके से सिखाएं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सॉल्व्ड थ्रू। अगर कोई बच्चा स्पेलिंग एरर करता है तो उसकी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? डिक्शनरी से, टेक्स्ट बुक से, डिक्टेशन से, टीचिंग एड्स से, बताएं। तो अगर बच्चे की स्पेलिंग एरर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लिया वो हिंदी सही से नहीं लिख पा रहा है, वो इंग्लिश सही से नहीं लिख पा रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम उसको डिक्टेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इमला बोलते हैं। डिक्टेशन का टेस्ट आपने भी बचपन में दिया होगा कई बार। तो अगर किसी बच्चे के लिखने में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो टीचर उसको कैसे सुधारने की कोशिश करेंगी? उसको वो डिक्टेशन से इंप्रूव करेंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जिसको हिंदी में इमला बोलते हैं। और ये इमला वाला जो प्रोसेस है ये हम सभी बचपन में किए हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ, क्या है? बहुभाषिता क्या है? अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बहुभाषिता क्या है? देखो, बहुभाषिता एक तरह का रिसोर्स है, एक तरह का रिसोर्स है जिससे हम बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये क्या है? एक मैथोडोलॉजी है, एक एसेट है, एक इंटरफेरेंस है, या एक कोई बर्डन है? तो ये इसको हम एक एसेट मानते हैं, एक संपत्ति, एक धरोहर मानते हैं कि बहुभाषिता हमारी क्या होती है? धरोहर होती है कि क्लास में मान लिया बहुत सारे बच्चे बहुत तरह तरह के भाषा में बात करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हम सीख लेते हैं। जब क्लास के ही बच्चे, आपके सारे दोस्त बहुत तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप उनसे ही बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारे लैंग्वेजेस को आप सीख लेते हैं। तो ऐसे में ये एक एसेट का काम करता है, एक धरोहर का काम करता है, ठीक है, और एक रिसोर्स का काम करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नोट टेकिंग इज डन। नोट टेकिंग और एक होता है आपका नोट मेकिंग होता है। तो नोट टेकिंग हम कब करते हैं? अच्छा, नोट मेकिंग क्या होता है? जब आप अपने नोट्स को क्या करते हो? खुद से बनाते हो। नोट्स अगर खुद से बनाते हो तो वो नोट मेकिंग होता है। नोट टेकिंग क्या होता है? ड्यूरिंग अ लेक्चर, व्हाइल रीडिंग अ रिव्यू, ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, व्हाइल राइटिंग एन एसे। क्या होगा आंसर? देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ड्यूरिंग अ लेक्चर। जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हो तो उस लेक्चर को आप समराइज करते हो और उसके एक नोट्स बनाते हो। मतलब एज इट इज भी बोल सकते हैं कि लेक्चर के दौरान एज इट इज जैसा कुछ बोला गया आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो वो नोट टेकिंग होता है। लेकिन अगर आप खुद से कोई रिव्यू पढ़ करके आपने खुद से अपने ही लैंग्वेज में अपनी अवधारणा, अपने तरीके से आपने कुछ लिखा, अपने तरीके से अपना कॉन्सेप्ट लिखा, तो वो क्या होता है? नोट मेकिंग होता है। वो नोट मेकिंग होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क व्हाइल। इसका ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा काम करना, और व्हाइल राइटिंग एन एसे, जब आप खुद से ऐसे लिखते हो तो वो आप क्या कर रहे हो? आप नोट मेकिंग कर रहे हो, नोट टेकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। The method of teaching foreign language without using the pupil's first language. यहाँ कहना है कि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को, कोई भी विदेशी भाषा को सिखा रहे हैं, तो हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज का यूज ना करके, यानी फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग का यूज ना करके केवल हम फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, तो इस तरह का अप्रोच, इस तरह का मेथड क्या कहलाएगा? डायरेक्ट, क्लासिकल, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ओल्ड मेथड? आपको पता होना चाहिए
कि जब भी हमें जो मदर टंग आती है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है सीटेड में, मदर टंग का यूज ना करके आप अपने टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं अगर क्लास में, या कोई भी टीचर टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करती है, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्लासिकल या ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। तो ये पुराना है कि आप ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि जो भाषा पहले से आती है उसको ट्रांसलेट करके आप अदर यानी सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हो, और अगर आप मदर टंग का यूज ना करके केवल टारगेट लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज। अगर दो शब्द ऐसे हैं जिनकी जो एक ही तरह से आइडेंटिकल साउंड यानी सेम साउंड करते हैं, और जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, जिनकी स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, लेकिन जिनकी मीनिंग नहीं सेम है, मतलब स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोफोन, होमोनिम, या होमोग्राफ, या पॉलीसेमी? बताएं। इसको बोलेंगे हम होमोनिम बोलेंगे। होमोनिम में क्या होता है कि स्पेलिंग सेम होती है, साउंड भी सेम होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन हमारा मीनिंग क्या होता है वहां पर, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे बोल सकते हो गाइड। ठीक है, चलो यहाँ लिख देती हूँ। जैसे गाइड होता है, तो एक तो गाइड, यहाँ पर आप गाइड जो पढ़ते हो, अगर मैं दूसरा गाइड लिखती हूँ तो गाइड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, सपोर्ट करना किसी को। तो जैसे भी कोई भी वर्ड जिसका स्पेलिंग और साउंड एक जैसा है लेकिन मीनिंग अगर मीनिंग डिफरेंट है, तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं होमोनिम बोलते हैं। होमोफोन में क्या होता है, स्पेलिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन साउंड एक जैसे हैं, तो उसको हम होमोफोन बोलते हैं। ठीक है, होमोग्राफ क्या होता है, होमोग्राफ आप होमोनिम को ही बोल सकते हो कि लिखे एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग उनकी क्या है, अलग अलग है। और पॉलीसेमी हम बोलते हैं जब कोई भी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो उसको हम पॉलीसेमी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट पे, और जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा होमोनिम हो जाएगा। जैसे सूट है, देखो मुझे याद आ गया, सूट और सूट, तो आपने गाना सुना होगा, सूट सूट करदा तेनू सूट सूट करदा, तो वहां पर सूट का मतलब होता है कि आप पे बहुत अच्छा लगता है, और एक सूट का मतलब होता है सूट जो आप पहनते हैं। तो सूट सूट, यहाँ पर देखिए दो वर्ड है, दोनों हम एक ही तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं लेकिन मीनिंग अलग है। एक सूट का मतलब होता है अच्छा लगना, और एक सूट जो कपड़ा है, गारमेंट है जो हम पहनते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ऐसे वर्ड सेम जिनका साउंड हो और जिनकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम होमोनिम बोलते हैं। होमोफोन क्या होता है, स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उनका जो साउंड है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसी है, उसको हम होमोफोन्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए। और होमोग्राफ क्या होता है, एक ही तरह के लिखे गए होते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर गाइड है डिफरेंट मीनिंग है, तो होमोग्राफ को आप होमोनिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब हमें भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है किन चीजों में, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग। इमेजिनेटिव थिंकिंग में हमें भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, हम पिक्चर्स के थ्रू हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं, इमेजिनेशंस कर लेते हैं, तो वहां पर हमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, यानी कि CLT को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग यानी कि बातचीत करने वाली टीचिंग को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं जो हूबहू उसी की तरह है, तो आंसर हो जाएगा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है स्थिति के हिसाब से आप भाषा को सिखा रहे हो, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं CLT यानी कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू, यानी कि जो हमारी बोलने वाली भाषा है, जो स्पोकन इंग्लिश है हमारी, जिस इंग्लिश में हम बात करते हैं, उसका डेकोरम क्या होता है? एप्रोप्रिएट गेस्चर, क्लियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस एंड वॉइस क्वालिटी। क्या होगा इसका आंसर? गाइज ये आपका बहुत बार सीटेट में पूछा गया, और सीटेट के खास तौर पे बात करूं तो मैं सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, तो ऐसे में आपको कई ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन मिले होंगे जो आपने खुद प्रैक्टिस किया होगा। तो आपको अभी क्या ध्यान देना है? आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, और जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रही हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डेकोरम यानी शिष्टता क्या है? उस इंग्लिश का जो हम बोलते हैं, उस इंग्लिश की शिष्टता क्या है? एप्रोप्रिएट गेस्चर, इसका आंसर हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, कि अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बात करने वाले लोगों को अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको जनरली ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने हाथ से, अपने मतलब गेस्चर से बात करते हैं, अपने हाव भाव से बात करते हैं। उनका तो मुंह तो चलता है, साथ में उनके हाव भाव भी लगते हैं कि हाँ वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं भी बहुत बार अपने हाथ का यूज करती हूँ जब आपको कोई भी बात समझाती हूँ, तो मेरी जुबान भी चलती है और मेरा बॉडी लैंग्वेज भी बोलता है, मतलब मेरी बॉडी भी वो चीज एक्सप्रेस करती है अपने हाव भाव से। तो ऐसे में क्या है, ये हमारा डेकोरम होता है किसी भी स्पोकन लैंग्वेज का, और खास तौर पे यहाँ बात कर रहे हैं हम स्पोकन इंग्लिश की। तो ये इसका डेकोरम होता है कि आप गेस्चर में बात करो, यानी अपने हाव भाव में बात करो, बॉडी लैंग्वेज में बात करो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which of the following are structural words? Auxiliaries, prepositions, conjunctions या all of the above? स्ट्रक्चरल वर्ड क्या होता है? एक होता है आपका कंटेंट वर्ड, एक होता है लेक्सिकल वर्ड। तो कंटेंट और लेक्सिकल सेम होते हैं, और इनको हम बोलते हैं कि कोई भी वर्ड का अगर इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है तो उसको हम कंटेंट या फिर लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड होता है इसको हम फंक्शन वर्ड बोलते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनका कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑक्सिलरीज हैं, यानी कि जो वर्ब्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या फिर जो प्रेपोजिशंस हैं और जो कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन क्या बताता है? स्थिति बताता है, और कंजंक्शन हमारे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे इनका कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, ये कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे कैसे वर्ड्स होते हैं? ये सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, यानी कि राइटिंग की, लेखन की पारंपरिकता या लेखन की कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशंस क्या है लेखन का? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखेंगे, पहला है स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंक्चुएशन, थर्ड है आपका इमेजिनेशन, और लास्ट है आपका गुड वोकैबुलरी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका प्रॉपर पंक्चुएशन। प्रॉपर पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जैसे भी मान लिया आपने कोई भी चीज लिखा है, अब लिखने पर आपने स्ट्रेस कहाँ पर दिया है। जैसे हम बोलते हैं तो हम रुक रुक कर बोलते हैं, हम हर चीज को समझ के बोलते हैं, और जिस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है उसको एम्फसाइज करके अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं। पता चलता है कि कहाँ पर हम पॉज ले रहे हैं, कहाँ पर हम एक साथ में बोल रहे हैं, फ्लुएंटली कहाँ पर बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बोलने में पता चलती हैं। लेकिन जब लिखना होता है तो हम कॉमा के थ्रू ये बात समझते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू ये बात समझते हैं, सेमी कॉलम के थ्रू ये बात समझते हैं। तो ऐसे में जब भी हम राइटिंग करें, जब भी हम लिखें, तो उसकी पारंपरिकता क्या होती है? उसकी पारंपरिकता होती है, लेखन की पारंपरिकता, कन्वेंशंस होते हैं कि आप प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज करें, हर चीज का, जैसे कि जो भी मार्क लगाना है आप उसका प्रॉपरली वहां पर यूज करें ताकि वो अपनी सही मीनिंग को कन्वे कर पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब होता है लगातार जो असेसमेंट हम करें, मतलब अवलोकन करना। लगातार जो हम अवलोकन करें वो किस बात पर फोकस करता है? बच्चे की लगातार अवलोकन करना किस बात पर जोर डालता है, किस बात पर फोकस करता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो बिल्कुल ये जो कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस करता है वो आपके समेटिव यानी कि जो हम एनुअल लेते हैं बच्चे का असेसमेंट, वो समेटिव होता है।
और फॉर्मेटिव जो हम पर मंथ ले लेते हैं वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो ये दोनों पर क्या करता है, दोनों पर फोकस करता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों असेसमेंट पे हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस करता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, सी हो जाएगा। तो गाइस अभी हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से बारीकी से देखना है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरी चीज, हम लाइव करने वाले हैं, इसी मंथ से लाइव करेंगे हम, लास्ट वीक से शायद आपका स्टार्ट करें हम लाइव। तो हम आपको लाइव में हमारे साथ में जुड़ना है। ठीक है, अभी आपको कोई भी डाउट है पेडागोजी या इंग्लिश ग्रामर में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।